हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के वीडियो में हम जीओसी 1 के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं और नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड हैं। अगर आप जीओसी 1 के 50 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं और इनमें जो भी आपसे मिस्टेक होगा या आज के वीडियो में जो भी इनमें मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा उनको अगर आप नोट करके अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा और आप केमिस्ट्री में 100% स्कोर के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे। ठीक है भाई, देखो जीओसी 1 चैप्टर की अगर हम बात करें, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स में से एक है और इसके साथ साथ ये बेसिक चैप्टर भी है। एग्जाम में भी हर साल यहां से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं वो आपके आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म में काम आएंगे। इसलिए आपको ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है और फिर इसके बाद आपको जीओसी 1 का टेस्ट अटेम्प्ट करना है और टेस्ट में कोई भी अगर मिस्टेक होगा तो वो आपका आज वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू क्लियर हो जाएगा। मैं हमेशा आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करता हूं, टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार आप टेस्ट जरूर अटेम्प्ट किया करो, तो इससे आपके वीडियो सॉल्यूशन और ज्यादा इफेक्टिव होंगे। क्योंकि जो भी मिस्टेक आपसे टेस्ट में होगी या जो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा या जो पॉइंट आप भूल जाएंगे वो वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान लगने लगेगा। ठीक, तो जिन बच्चों ने अभी तक जीओसी 1 का टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है वो बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करके केयर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके जीओसी 1 का टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें, फिर उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन देखें। ये आपके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। टेस्ट के सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाते हैं जिसमें है आपके क्वेश्चन नंबर 4th, 7th, 11th, 12th, 13th, 17th, 18th, 19th, 22nd, 24th, 25th, 29th, 31st, 34th, 35th, 42nd, 43rd, 46th एंड 48th क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है, अगर दोबारा से आपको पूरा टेस्ट रिवाइज करना है और पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करने का टाइम आपके पास नहीं है, ओनली ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करके भी आप सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। इनमें जो भी क्वेश्चन आपसे दोबारा से मिस्टेक हो जाए, आप सोल्व ना कर पाए, उसका एक्सप्लेनेशन देख के आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो अब हम टेस्ट के सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। मेरी कोशिश ये रहती है कि टेस्ट सॉल्यूशन के थ्रू आपको सारी मिस्टेक बताई जाए, एक एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज कराया जाए, साथ में ये भी बताया जाए इस बार एग्जामिनर आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट या मिस्टेक आपको नजर आए तो वो आप अलग से अपनी कॉपी में जरूर नोट करें ताकि एग्जाम से पहले उसको आप अच्छे से रिवाइज कर सके। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। भाई हाइपर कॉन्जुगेशन क्या कहता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बोल दो या कार्बन फ्री रेडिकल बोल दो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा एच होगा कि नहीं होगा हाइपर कॉन्जुगेशन में, क्योंकि जितने अल्फा एच होंगे उतना हाइपर कॉन्जुगेशन, जितना हाइपर कॉन्जुगेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो यहाँ कार्बोकेटाइन में देखो ये 9 अल्फा एच है इसके पास 6 अल्फा एच है, इसके पास 3 अल्फा एच है और इसके पास एक भी अल्फा एच नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, फर्स्ट, उससे कम सेकंड, उससे कम थर्ड, उससे कम फोर्थ। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है। आसान क्वेश्चन है, ऐसे आसान क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम में आते हैं। ठीक, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई, सब कर लेंगे आराम से। ठीक, आंसर क्या आ गया, आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्लस आई इफेक्ट कौन शो करेगा। देखो भाई प्लस आई आपको पता है, प्लस आई कौन शो करते हैं। प्लस आई का अगर आप ऑर्डर लिखोगे तो सबसे ज्यादा होता है CH2 माइनस का, उससे कम होता है NH माइनस का, NH2 माइनस का बोल दो, NH माइनस का बोल दो। ठीक, उससे कम होता है O माइनस का, ये एनायंस का आ गया। तो जैसे जैसे एनायन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी सेंट्रल एटम की, प्लस आई इफेक्ट घटेगा। फिर इसके बाद सबसे ज्यादा आता है CH3 टर्सरी ब्यूटाइल आयन, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप का। फिर इसके बाद आता है आइसोप्रोपाइल का, फिर इससे कम आएगा CH3 का। और कभी अगर आपको ये दे देना CT3 वगैरह, वैसे ही आते नहीं है, एनसीईआरटी में तो नहीं है। ठीक, ये कोचिंग्स में करवाए जाते हैं, इनकी जरूरत नहीं है, बस आपके नहीं आएंगे। ठीक, माइनस आई इफेक्ट भी आप जानते होंगे। माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर सबसे स्ट्रॉन्ग होता है NF3+ का, उससे वीक होता है NR3+, उससे वीक होगा NH3+, फिर इसके बाद आएगा NO2, फिर आएगा CN। ठीक,
फिर ये आपके CHO वगैरह और बाकी सब लास्ट में आते हैं। CHO आ जाएगा या COOH आ जाएगा, और पीछे आप लिख सकते हैं कौन सा आएगा ये। अब और अगर हम बात करें साथ में हेलोजन्स आ गए, ठीक। हेलोजन के बाद आपका OR आ जाएगा, फिर OH आ जाएगा, और लास्ट में अगर हम बात करें इसमें आ जाएगा आपका NH2 से पहले C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर NH2, और ये आ जाएगी। ये ऑर्डर आता जनरली आपका, है ना, ये आपको याद होगा सबको। ये फिनाइल और इससे पीछे आएगा विनाइल ग्रुप, ठीक। तो देख लो, ये प्लस आई है, ये सारे माइनस आई है बाकी, ठीक। ऑर्डर भी मैंने आपको रिवाइज करा दिया। तो ये भी आंसर, ये आंसर इसका 1 आ गया। ओनली फर्स्ट अटेम्प्ट का ही क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन नहीं है, बट मेरा काम था आपको रिवाइज कराना। इसमें किसी में कोई डाउट आपको, आप लिख के एक बार रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द शेप ऑफ कार्बोक्टेन इज। भाई कार्बोक्टेन मतलब 3, ये देखो, आपको पता है कार्बोक्टेन क्या होता है? कार्बोक्टेन में ये ऐसे देखो, ये 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे ऐसे एक प्लेन में। ये प्लेन में कार्बोक्टेन हो गया, और यहाँ पे इसका एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है ऐसे, ये इसका वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ये कार्बोक्टेन है, क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। इसमें तो किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। तो कौन सा आंसर आ गया? सेकंड आंसर इज टू। वेरी इजी क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट स्टेबल कार्बोक्टेन अमंग द फॉलोइंग इज। देखो, जब भी आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्टेन या कार्बन आयन देखते हैं, सबसे पहले देखा करो, अगर हम फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर ऐसे होता है। प्रायोरिटी ऑर्डर की अगर बात करें, प्रायोरिटी ऑर्डर, ये मैंने आपको क्लास में भी कराया है, ठीक। आपके रैंकर बैच में भी मैंने करा रखा है, अच्छे से कई बार रिपीट किया है मैंने, कई बार अच्छे से आपको समझाया है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? इनऑर्गेनिक फैक्टर्स की। ऐसे ही हमने अपने क्लास नोट्स में लिख रखा है कि इनऑर्गेनिक फैक्टर जो होते हैं उनकी प्रायोरिटी आपके ऑर्गेनिक फैक्टर से ज्यादा होती है। इनऑर्गेनिक में 2 फैक्टर आते हैं, एक तो साइज और एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो साइज की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देन आता है आपका एरोमेटिसिटी ऑर्गेनिक फैक्टर्स में, फिर ऑर्गेनिक में दूसरे पे आएगा रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और सबसे लास्ट में हम चेक करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये प्रायोरिटी ऑर्डर होता है जो आपको हमेशा याद होना चाहिए। अभी शुरू में इसलिए बता दिया क्योंकि आगे बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, ये क्लास नोट्स में पढ़ा रखा है। हर क्वेश्चन में, हर टाइप के क्वेश्चन इस पे आपको मैंने करवा रखे हैं। अब इसमें आओ, सबसे पहले साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं करेंगे क्योंकि सब जगह कार्बोक्टेन ही है, ठीक। फिर उसके बाद एरोमेटिसिटी की बात नहीं करेंगे क्योंकि साइक्लिक नहीं, साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, कहीं पे भी रेजोनेंस नहीं है। फिर आएगा सीधा हाइपर कॉन्जुगेशन। इस क्वेश्चन को हाइपर कॉन्जुगेशन सोल्व करेंगे। यहाँ पे आएंगे आपके 3 अल्फा एच, और यहाँ पे आएंगे 2 और 2 4 अल्फा एच, और यहाँ पे आएंगे 2 और 3 5 अल्फा एच, और यहाँ आएंगे ओनली 2 अल्फा एच। तो जहां पे सबसे ज्यादा अल्फा एच है वो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आपका 3rd आ जाएगा। ये है आपका 4th क्वेश्चन। ये भी आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका हो गया होगा, ठीक है ना भाई, कर लेंगे सारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल। भाई हाइपर कॉन्जुगेशन में देखो एक्चुअल में क्या होता है। जैसे यहाँ पे, ये मैंने आपको अच्छे से क्लास में भी करवा रखा है ना। यहाँ पे ऐसा होता है, ये देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, ये कार्बोक्टेन, ये यहाँ पे मान लीजिए कार्बोक्टेन है, ये इसका वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक। इसके पास ये हाइड्रोजन एटम्स है, ठीक है ना। और यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया, उससे नहीं लगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अब होगा क्या, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी है, तो ये अपने साथी से मदद मांगेगा। किससे? कार्बन से। तो कार्बन बोलेगा मदद करने के लिए मैं काम करता हूं, गरीब की छुट्टी कर देता हूं, और ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे एज ए पाई बॉन्ड आ जाता है। तो होगा क्या इसमें, जब ये सिग्मा बॉन्ड एज ए पाई बॉन्ड आएगा तो यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि ये तो हो जाएंगे ऐसे, ये कार्बन और ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, और यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा। समझेगा नहीं समझे? असल में यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल है, ये जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, और ये जो आपका वैकेंट ऑर्बिटल है, ये एक प्लेन में होते हैं ऐसे, ये ऐसे खड़े हैं, इसलिए यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन
इस वैकेंट ऑर्बिटल में चले जाते हैं, इस पाई ऑर्बिटल में चले जाएंगे। ये जो पाई ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल है, सॉरी पाई ऑर्बिटल नहीं, पी ऑर्बिटल बोल देंगे इसको। तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस पी ऑर्बिटल में चले जाते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिग्मा पी कंजुगेशन बोल देते हैं, या सिग्मा पाई कंजुगेशन भी बोल देते हैं। ठीक, तो कौन सा आंसर आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा, सेकंड। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, ये भी आई थिंक आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया होगा जिसने हाइपर कंजुगेशन पढ़ा हुआ, क्योंकि ये डायग्राम तो आपकी एनसीईआरटी में भी है और एनसीईआरटी के पहले पेज में भी दिखा रखा है। उसने ऐसा दिखा रखा है कि यहाँ पे ना ये ऐसे ऐसे बॉन्ड बनाने लगते हैं, पाई बॉन्ड ऐसे दिखा रखा है एनसीईआरटी ने, बल्कि अगर आप पहले ही पेज पे देखेंगे तो। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, और मैंने क्लास में करवाया आपको, बल्कि क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मिथाइल कैटायन होता है ना, वो मिथाइल कैटायन क्या है, इसके पास हाइड्रोजन है, फिर भी ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो क्यों नहीं करता? क्योंकि ये हाइड्रोजन तीनों सारे एक प्लेन में आए, और जो वैकेंट ऑर्बिटल है जहां पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन एज ए पाई बॉन्ड जाएंगे, तो वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो पाता। जबकि यहाँ पे सिग्मा से ये पाई, ये पी ऑर्बिटल जो है, ये सेम उसमें होते हैं, मतलब सेम एक्सिस के लॉन्ग रहते हैं, इसलिए इजीली शिफ्ट हो जाता है। ठीक, इसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक, ये क्लास में सर्सन रीजन भी लिखवा रखा आपके रैंकर बैच के नोट्स में, है ना। नेक्स्ट हो गया रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 6, द रिलेटिव और स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आर। देखो, स्टेबिलिटी के मैंने आपको 4 रूल लिखवा रखे हैं, मैं बोल देता हूं, अगर आपको नोट करना आप नोट कर सकते हैं। ठीक, लिखने में टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा हम किसी एक कॉन्सेप्ट को और थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर देंगे। देखो, जब भी आपसे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्वेश्चन पूछा जाए, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा। न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज ऑलवेज मोस्ट स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर। अगर इससे डिसाइड ना हो जाए, सेकंड, चार्ज स्ट्रक्चर में हम ये देखते हैं जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो इनकम्प्लीट वाले से ज्यादा स्टेबल होगा। फिर भी अगर डिसाइड ना कर पाए, तीसरा फैक्टर हम अप्लाई करते हैं कि जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे अगर नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो वो वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, अगर इससे अलग कुछ कर रखा है। फोर्थ, इससे भी डिसाइड ना हो पाए, हम ये देखते हैं अगर सेम चार्जेज में चार्ज सेपरेशन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि रिपल्सन कम होगा, और सेम चार्जेज में अगर सेपरेशन या डिस्टेंस घटने लग जाए, आपस में रिपल्सन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी कम होगी। बात करें अपोजिट चार्ज की, अपोजिट चार्ज अगर दूर दूर जाएंगे तो अट्रैक्शन कम होगा, स्टेबिलिटी कम होगी। अगर अपोजिट चार्ज प्लस माइनस पास पास आए तो उसमें क्या होगा, सेपरेशन घटने से अट्रैक्शन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये 4 रूल हम अप्लाई करते हैं, इन 4 रूल को फॉलो करते हुए आप किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें पहले में देखो, इन तीनों में देखो न्यूट्रल कौन सा है, फर्स्ट वाला न्यूट्रल है भाई, तो फर्स्ट वाला मोस्ट स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ। अब ये वाला और ये वाला, अब इनमें हम चेक करेंगे ऑक्टेट किसका कंप्लीट है, तो इसका भी इनकम्प्लीट है। देखो, कार्बन में जहां पॉजिटिव चार्ज है ना वो चेक कर दिया करो, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया कार्बन का। यहाँ पे ऑक्सीजन का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ना, इनकम्प्लीट हो गया ऑक्सीजन का। ठीक, तो दोनों का इनकम्प्लीट हो गया, सेकंड रूल से डिसाइड नहीं कर पाए, तो तीसरे रूल से डिसाइड करेंगे भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव होना चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव है यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यहाँ पे उल्टा है, तो थर्ड वाला कम स्टेबल हो जाएगा सेकंड वाले से। ये ऑर्डर आ जाएगा 1 2 3, आंसर इज 2। ये भी आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन बोल सकते हैं, वैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बाद गुड क्वेश्चन फॉर रिवीजन, है ना, रिवीजन कर सकते हो आप इस क्वेश्चन से अच्छे से। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, अब ऑब्जर्व द इफेक्ट केयरफुली एंड प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ इट। अटैकिंग रीजेंट दे रखा है इसने, और चूज द करेक्ट ऑप्शन, नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट। देखो, जब पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजेंट, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में अगर अटैकिंग रीजेंट उस कार्बन से अटैच होता है जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसको हम प्लस ई इफेक्ट कहते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। और अगर अटैकिंग रीजेंट उस कार्बन से अटैच होता है विच इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, देन इट इज नोन एज नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट या सिंपली माइनस ई इफेक्ट। ठीक, कैसे, देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है, अब ये देखो, अगर ये H+ के साथ रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे H+ रीजेंट है, तो ये पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा और ये जाकर के इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो अब देखो, पाई बॉन्ड टूटा इस कार्बन की तरफ और इसी से हाइड्रोजन अटैच हुआ, यानी जो कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था उससे रीजेंट अटैच हुआ, सो इट इज प्लस ई इफेक्ट। क्या कहलाएगा, प्लस ई इफेक्ट, यही तो इसने दिखाया है।
तो इट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। आंसर 3 आ जाएगा और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन कहलाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर मान लीजिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ पे रिएक्शन कर रहे हैं हम साइनाइड आयन के साथ, तो ये पाई बॉन्ड मान लीजिए ऐसे टूटा, तो यहाँ पे जाकर के ये जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी उस पे कौन अटैक करेगा? साइनाइड आयन, न्यूक्लियोफाइल। तो अटैकिंग रीजेंट इज अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन। दिस इज नोन एज -E इफेक्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर नीट। ये क्वेश्चन नीट 2025 में आ सकता है। ठीक, कर लेंगे भाई ऐसे। ये ऐसे भी आपको टेस्ट सीरीज गेट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि मैं साफ बताता हूं कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस है और कई बार एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाता है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज -R इफेक्ट? देखो, +R या +M इफेक्ट कौन शो करता है भाई? ये या तो लोन पेयर वाले एंड एनायन वाले। ठीक, ये +R या +M इफेक्ट शो करते हैं। जैसे इसमें अगर हम बात करें, CH2- हो गया, ठीक, इसका +M सबसे ज्यादा, उससे कम किसका? NH- का, उससे कम किसका? O- का। ये इनका +M पावर होती है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें NH2 आएगा, ठीक, NH2 आ जाएगा, सॉरी NR2 आएगा, ये NR2 आ गया, फिर एक सेकेंड उल्टा कर दिया, NH2 आएगा, फिर ये NR2 वगैरह आ जाएंगे, है ना? NH2, NHR, NR2, और फिर उससे कम होता है OH का, उससे कम आता है OR का, और इनसे कम आएगा बाद में, इनके बाद में आएगा कौन सा? ये आपका NH2, NHCO, और फिर OCO, और सबसे पीछे आ जाएगा आपका हैलोजेंस। ये ऑर्डर होता है +M सीरीज का। ठीक, और वहीं अगर हम -R या -M सीरीज की बात करें तो इसमें ऑर्डर क्या आएगा भाई? यहाँ पे या तो कैटायन होंगे या नॉन कैटायन हो सकते हैं, नॉन पोलर पाई बॉन्ड वाले होते हैं, सॉरी पोलर पाई बॉन्ड वाले, पोलर पाई बॉन्ड, ठीक, ये होते हैं। और उसमें वो भी चले जाएंगे, फिनाइल और विनाइल दोनों का ही काम कर देते हैं, वो डिपेंड करता है ग्रुप कैसा लगा है। तो इनमें देखो सबसे ज्यादा होता है जो आपके काम आएगा NO2 का, मैं सिर्फ वही लिख देता हूं जो आपके काम आएंगे, साइनाइड का, और साइनाइड से कम होता है CHO का, उससे कम किसका होगा? COCOR का, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर भी लिख लो, और उससे कम आता है किसका? COOH का, और इससे भी कम किसका आएगा? CONH2 का, CONH2 का। ये ऑर्डर आ जाएगा, है ना? आई थिंक और तो किसी की जरूरत पड़ती भी नहीं अपने को, ये इतने काफी है। ठीक, तो ये आपके +M सीरीज होगी, -R -M हो गई, बार बार रिपीट नहीं करनी पड़ेगी अपने को। अब ये देखो, ये लोन पेयर कंटेनिंग है, बेंजीन रिंग से जुड़ा गया है, +M का काम करेगा, ये भी +M का काम करेगा, इसमें भी लोन पेयर लगा, ये भी +M। लेकिन यहाँ देखो, ये एसिड, एसिड क्या है? पोलर पाई बॉन्ड वाला है, ये -M का काम करेगा। तो आंसर 4 आ गया, ये -R इफेक्ट शो करता है। वैसे आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। अगर इसमें आपको कुछ नोट करना है तो ये वीडियो पॉज करके पूरा आप नोट कर सकते हैं। कर लिया भाई नोट? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल रेडिकल। देखो भाई, जैसा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्टेन होता है वैसा ही होता है। जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्टेन लिखो या आप कार्बन फ्री रेडिकल लिखो, सबसे पहले तो इसमें वो साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर हम देखते हैं, साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाएगा, कार्बन फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं। फिर एरोमेटिसिटी आ जाता है, उसके बाद आता है आपका रेजोनेंस, जिसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा ना वो ज्यादा स्टेबल होगा, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। फिर इसके अलावा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिस्टेबलाइज करते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको लिखवा रखे हैं। +M +H +I ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, -M -I ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब इन तीनों में चेक करो, जैसे यहाँ पे है ना, इन चारों में जो भी है, ये CH3 फ्री रेडिकल, एक इन्होंने दिया CH3 CH2 फ्री रेडिकल, और एक दे रखा इन्होंने CH3 CH CH3 फ्री रेडिकल, और ये दे दिया आपका टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। अब इनमें देखो चारों में
सबसे पहले ना तो इनमें कहीं पे एरोमेटिसिटी है ना रेजोनेंस है, सीधा हाइपर कॉन्जुगेशन से करेंगे प्लस एच से। तो इसमें कितना 3 अल्फा एच, इसमें 0 अल्फा एच है ना। बगल वाला sp3 कार्बन जो होता है फ्री रेडिकल या कार्बोकेटायन के, उसके पास जितने हाइड्रोजन होते हैं उनको अल्फा एच कहते हैं। इसके पास 3 और 3 6 और इसके पास 9, तो 9 अल्फा एच वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये और ड्राई आगे नहीं आएगा, चेक करो कौन सा आया। ये आ गया आपका फोर्थ वाला, आंसर इज 4। और ये भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का ही क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन आ गया। 10th में क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट पॉसिबल। ये बोल रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें पॉसिबल नहीं है। देखो, अगर कहीं पे कार्बोकेटायन है या कार्बन फ्री रेडिकल है या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, चाहे तो एल्कीन का है या आपका बेंजीन वगैरह है, उसमें अगर उनके डबल बॉन्ड के बगल में या कार्बन फ्री रेडिकल या कार्बोकेटायन के बगल में जो कार्बन है वो sp3 है और उसके पास अगर एक अल्फा एच कम से कम हो जाए, sp3 कार्बन के पास एटलीस्ट 1 अल्फा एच है, तो वो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। ठीक, तो एच इफेक्ट शो करेगा। बोलो कोई डाउट नहीं है ना। तो आंसर क्या आएगा, ये देखो, इसमें 3 अल्फा एच है, इसमें 0 अल्फा एच है और इसमें देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड के बगल में कोई अल्फा एच नहीं है, यहाँ पे कार्बोकेटायन के बगल में 9 अल्फा एच है और इसमें एल्कीन में 12 अल्फा एच है। तो सबसे ज्यादा तो यही शो करेगा। ठीक, और ये तो बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि अल्फा एच है ही। आंसर इज 2। फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं, आराम से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इजी क्वेश्चन है सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, एरोमेटिक कंपाउंड में हैव हेटेरोएटमिक रिंग। बिल्कुल सही है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे देखो, ये पिरिडिन है, पिरिडिन क्या है, एरोमेटिक है। ठीक, और ऐसे ही पायरोल है, पायरोल भी क्या है, एरोमेटिक है। ठीक, इसके पास ये भी हेटेरोएटम है। अब यहाँ पे ये फ्यूरान है। ठीक, ये आपका ये भी एरोमेटिक है और ये थायोफिन है। ठीक, ये भी एरोमेटिक है। ये सारे हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक है, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक। ठीक है ना, तो पहले स्टेटमेंट तो सही है। नेक्स्ट, ट्रोपोलोन इज ए नॉन बेंजोइड कंपाउंड। बिल्कुल सही है, ट्रोपोलोन बोल दो या ट्रोपोन बोल दो। ये देखो, ये जो है ये क्या है, इसको ना बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड में काउंट करते हैं। ट्रोपोन जैसे इसको ना ट्रोपोन भी बोलते हैं, ट्रोपोलियम आयन भी बोलते हैं। ये एक्चुअल में ऐसे रहता है, यहाँ पे इस पे ना ये माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा और ये आपका एरोमेटिक है। ये क्या है, एरोमेटिक रिंग बन जाती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, पिरिडिन इज ए हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ये मैंने पहले में ही लिखवा दिया आपको। नेक्स्ट, एनिलीन इज नॉन बेंजोइड कंपाउंड। देखो, अच्छा एक सेकंड, अच्छा ये तो नॉन बेंजोइड है, ये भी तो लिखना ना नॉन बेंजोइड। ये तो नॉन बेंजोइड है क्योंकि बेंजीन रिंग नहीं है ना, वहां पे नॉन बेंजोइड हो जाएगा। तो अब एनिलीन की अगर हम बात करें, एनिलीन एरोमेटिक कंपाउंड है और इसमें बेंजीन रिंग भी है, तो ये तो क्या हो गया, बेंजोइड, बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है ना, बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये क्या हो गया, ये भी ये रॉन्ग हो गया, उसने नॉन बेंजोइड लिख दिया। तो आंसर इज 4। आंसर इज 4। इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2025 में, नीट 2025 में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, आ सकता है। और पीछे मैंने कहीं 2025 तो नहीं लिखा ना, बाई चांस गलती से एक जगह लिखा था ना, वहां 2024 ना लिख दिया हो। नहीं, सही लिखा 2025। ठीक, तो ये क्वेश्चन 2025 में आ सकता है और अगर आता है फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन होगा। ठीक, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना भाई। ये भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये सारे एनसीईआरटी में कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या है, इन heterolytic cleavage the bond breaks in such a fashion that shared pair of electron remains with one of the fragment। बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये कार्बन है और यहाँ से कोई Y एटम लग गया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो अगर यहाँ पे हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा, हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, तो सिंपल सी बात है, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ले जाएगा। तो कार्बन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और Y पे माइनस आ जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, इन होमोलिटिक वन ऑफ द
इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेड पेयर कोवेलेंट बॉन्ड गोज विद ईच ऑफ द बॉन्डेड एटम। बिल्कुल सही है ये भी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर X लगा होता है ऐसे, तो अगर होमोलिटिक क्लीवेज इसमें करते, होमोलिसिस करते, तो क्या होता, होमोलिटिक क्लीवेज में तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जाता, यहाँ पे कार्बन फ्री रेडिकल बनता और X फ्री रेडिकल बनता। ये भी सही है। थर्ड, द सिंगल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इज शोन बाय हाफ हेडेड फिश हुक एरो कर्व्ड एरो। बिल्कुल सही है। देखिए इसमें ना ये एक इलेक्ट्रॉन गया, देखो दो इलेक्ट्रॉन को तो आप ऐसे दिखाओगे, दोनों इसके पास गए, एक सेकंड, अब दो इलेक्ट्रॉन को तो ऐसे दिखा रहे हो डबल हेडेड एरो से, है ना, और एक इलेक्ट्रॉन को जैसे ये इसके पास आया, ये आपका इसके पास आया और ये इधर आया, तो इनको आप सिंगल हेडेड एरो से दिखाएंगे, तो ये भी सही है। ठीक। फ्री रेडिकल्स कंटेन ए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। भाई फ्री रेडिकल के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक। होमोलिटिक फिजन गिव फ्री रेडिकल एंड कैटायन। देखो फ्री रेडिकल तो बनाएगा लेकिन कैटायन नहीं बनाएगा, इसलिए रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। तो रीड द गिवन स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सी इनमें से करेक्ट आपको ये बतानी है। तो 1, 2 एंड 3, यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन मतलब सही कौन सी है हम ये बता रहे हैं। ठीक। 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट आंसर्स। आंसर इज 1, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन। ठीक। नीट 2025 में आ सकता है। ठीक, समझे कि नहीं समझे, कर लेंगे भाई। फर्स्ट का नहीं तो ज्यादा से ज्यादा सेकंड अटेम्प्ट का मान लो, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई। देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब भी बनेगा उसमें आप डीलोकलाइजेशन करते हैं किसका, पाई इलेक्ट्रॉन का, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ओड इलेक्ट्रॉन, ये मूव करते हैं, लेकिन कभी भी एटम या उसका न्यूक्लियाई मूव नहीं करेगा। पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस सभी स्ट्रक्चर्स पे सेम रहेंगे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और सभी स्ट्रक्चर का टोटल चार्ज भी सेम होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, among the resonance structure, the one which has more number of covalent bond, all the atoms with the octet of electrons and more dispersal of charge is more stable than others। बिल्कुल सही है। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उनमें क्या बोल रहा है, उनमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, वन विच हैज मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। ठीक। ऑल द एटम्स विद ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मोर डिस्पर्सल ऑफ चार्ज इज मोर स्टेबल देन अदर्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जिसमें ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड, मान लीजिए जिसमें सारे कोवेलेंट बॉन्ड है, कहीं भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, वो सबसे ज्यादा स्टेबल। और फिर भी अगर कहीं चार्ज आ रहा है तो जिसमें चार्ज डिस्पर्सल ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड और थर्ड करेक्ट है। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कौन सा इनकरेक्ट है, ओनली 1। आंसर इज 1। गुड क्वेश्चन फॉर रिवीजन। ठीक, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी की लाइंस यहाँ पे रखी गई है। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट कॉज परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड। बिल्कुल सही है। देखो रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट, ये क्या होते हैं, परमानेंट इफेक्ट होते हैं, क्योंकि विद इन मॉलिक्यूल अपने आप हो रहे हैं, है ना, ये अपने आप होते हैं। ये ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या ड्यू टू डिलेक्ट्रेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, दीज इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एटम और ए सब्स्टिट्यूटरी ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही है। वो बोल रहा है ग्रुप में जो मॉलिक्यूल में जो ग्रुप या एटम लगा होता है तो उसके इन्फ्लुएंस के कारण उसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ये भी सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर 14 का 1 आ जाएगा। ठीक। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वो आपका टेम्परेरी इफेक्ट होता है, क्योंकि वो किसी न किसी रीजेंट की प्रेजेंस में होता है, विदाउट रीजेंट वो नहीं होगा। तो ये फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो, आसान क्वेश्चन था। गुड क्वेश्चन फॉर रिवीजन भी बोल सकते हैं, गुड क्वेश्चन फॉर रिवीजन, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट, ऐसे सारे क्वेश्चन मैंने क्लास में करा रखे हैं और आपको अच्छी अच्छी चीजें सिखा भी रखी है। नेक्स्ट, असर्शन रीजन है, एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल कैनोनिकल फॉर्म्स। नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है भाई, उनके एवरेज के इक्वल नहीं होता। बिकॉज जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है ना, रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी होती है वो क्या आएगी, जो लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर है ना उससे भी कम आएगी।
क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड हम ऐसे नहीं बनाते कि सबका एवरेज होता है। रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसे बनता है कि जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने में ज्यादा होगा। तो इसलिए जो रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी आएगी दैट विल बी लोअर देन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद लोवेस्ट एनर्जी। मान लीजिए 5 स्ट्रक्चर बने, 1 2 3 4 5, पांचवे की एनर्जी सबसे कम है, तो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी इससे भी कम होगी, ये समझो। ठीक, एवरेज नहीं बोलते। रेजोनेंस हाइब्रिड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही है भाई, एक स्ट्रक्चर का हम रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं बनाते, बहुत सारे जो स्ट्रक्चर होते हैं उनका उनका जो मिक्सअप स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। तो असर्शन तो इनकरेक्ट है, रीजन करेक्ट है। रेजोनेंस हाइब्रिड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल स्ट्रक्चर, ये स्टेटमेंट सही है। आंसर इज 4। बोलो कोई डाउट है क्या? ठीक, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड कोई सिंगल स्ट्रक्चर नहीं होता, वो सभी स्ट्रक्चर का एक मिक्स्ड, सभी स्ट्रक्चर का हाइब्रिड होता है, ये बोल सकते हैं। ठीक, आंसर इज 4 और ये फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन आप बोल सकते हो, और इसमें मिस्टेक अगर आपने की है तो इसमें मिस्टेक अपनी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ionic species are stabilized by the dispersal of charge, which of the following carboxylate ion is most stable? देखो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहला काम क्या होता है भाई, स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन की अगर बात करोगे, वही फैक्टर, इनऑर्गेनिक वाले फैक्टर तो आपको लगाने ही लगाने होते हैं। ठीक, साइज जिसका सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, फिर एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, इस पे जाएंगे। वैसे जनरली यहाँ पे अगर हम बात करें ऑर्गेनिक में, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे उतना ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे नाइन को, यानी -m - i स्टेबलाइज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग +m + i उसको डिस्टेबलाइज करेंगे। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे हर जगह रेजोनेंस कर रहा है, क्योंकि हर जगह क्या है, ये आपका कार्बोक्सिलेट आयन है, तो हर जगह दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, कोई डाउट नहीं है। उसके अलावा देखो कौन क्या लगा और उसको स्टेबलाइज करेगा, अनस्टेबलाइज, ये +i लगा है, यहाँ पे ये -i काम करेगा क्लोरीन, ये -i, और ये दो -i लगे हैं। तो हम जानते हैं ओनली -i से ही क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि रेजोनेंस तो सब में कॉमन है, तो -i जहां पे ज्यादा होगा वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो -i में हम डीएनपी इंडक्टिव इफेक्ट में डीएनपी रूल फॉलो करते हैं। क्लास में आपको लिखवा रखा नोट कि सबसे पहले डिस्टेंस होता है इसमें डोमिनेंट फैक्टर, फिर नंबर, फिर पावर। सबसे पहले जिसका डिस्टेंस कम होगा, सबसे ज्यादा इंडक्टिव पावर उसकी होगी। फिर देखो अगर डिस्टेंस सेम हो जाए किसी दो का, तो फिर नंबर जहां पे सेम है, नंबर जहां पे ज्यादा आई ग्रुप लगे, -i हो या +i, उनका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा। फिर भी डिसाइड ना कर पाए तो फिर पावर से करते हैं, जिसके ऑर्डर मैंने आपको पहले शुरू में लिखवा दिए थे। तो अब इनमें देखो यहाँ पे तो +i लगा है, ये तो डिस्टेबलाइज करेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब इन चारों में अगर हम तीनों में हम बात करें, यहाँ -i, डिस्टेंस सबका सेम है, सेकंड कार्बन पे लगे हैं सब जगह। ठीक, फिर करेंगे नंबर से, तो नंबर ज्यादा किसका है, फ्लोरीन वाले का, तो फ्लोरीन वाला चौथे में दो फ्लोरीन लगे हैं, तो 4 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। थर्ड में और सेकंड में एक -i ग्रुप लगा है। अब पावर से करेंगे, डिस्टेंस नंबर सेम होगा, पावर से, पावर -f की ज्यादा होगी, -i पावर Cl से, तो थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल होगा सेकंड से। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। क्या पूछा इसने, मोस्ट स्टेबल पूछा है, आंसर इज 4। ये आप आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते थे, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ना, क्वालिटी क्वेश्चन, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग टोटोमेरिक कंपाउंड इज। देखो भाई, टोटोमेरिज्म में यहाँ पे इसने ना इनोल फॉर्म बना रखी है और एक कीटो फॉर्म भी छोड़ रखी है। जनरली अगर हम बात करें, क्या होता है भाई, कीटो फॉर्म क्या होती है, इनोल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक, जनरली अगर बात करें, बट इनोल फॉर्म may be more stable than keto form if it has, पहला अगर उसमें एरोमेटिसिटी आ जाए, अगर इनोल फॉर्म एरोमेटिक हो जाए वो कीटो से ज्यादा स्टेबल होगी। सेकंड, अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रही हो। थर्ड, अगर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। फोर्थ, जब नंबर ऑफ कीटो ग्रुप ज्यादा हो जाए, ठीक, नंबर ऑफ कीटो ग्रुप बढ़ जाए। और फिफ्थ, नंबर ऑफ अल्फा एच बढ़ जाए। तो इन केसेस में
इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होने लगती है। तो यहां देखो सबसे पहले अगर आप यहां देखोगे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और ये तो यहाँ पे है ना देखो ये रेजोनेंस भी करेगा, यहाँ पे इसके साथ रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, और यहाँ पे इसका लोन पेयर भी रेजोनेंस करेगा। तो कंटिन्यूअस रेजोनेंस है, जबकि यहाँ पे ओनली इनका रेजोनेंस है। तो एरोमेटिक तो कोई है नहीं, ओपन चेन है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, मोर रेजोनेंस है इसमें, और इसमें भी रेजोनेंस है। तो 1 और 3 ज्यादा स्टेबल होगी 2 से, क्योंकि ये तो प्योर कीटो फॉर्म हो गई। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल होगी सबसे ज्यादा रेजोनेंस वाली, यानी थर्ड के बाद उससे कम स्टेबिलिटी होगी फर्स्ट की, और सेकंड सबसे पीछे चली जाएगी। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, आंसर इज फोर्थ। और ये कम से कम आपके सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन जा सकता है, या आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में भी कर सकते थे। ठीक, इसमें कुछ नोट करना तो कर सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। ये और भी अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्टेन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल इनमें कौन सा होगा। देखो मैं सिंपल सी बात बताऊं, यहाँ पे NO2 कार्बन से कार्बोक्टेन से डायरेक्ट जुड़ा है तो -M का काम करेगा, यहाँ पे NO2 कार्बोक्टेन से डायरेक्ट जुड़ा है -M का काम करेगा। अब देखो यहाँ पे इसमें अगर आप इसको ऐसे बना लोगे ना, ये NO2, ये इसका पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, फिर ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन -M से खींच रहा है। लेकिन क्या यहाँ पे ऐसा होगा, अगर यहाँ पे ये NO2 को आप ऐसे बना लेते हो तो ये पाई बॉन्ड ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो यहाँ तो ये क्या है, इधर तो इलेक्ट्रॉन ये ओनली -I से खींचेगा, ना कि -M से। तो यहाँ पे -M, यहाँ पे -M, यहाँ पे -M, थर्ड में -M नहीं है, आंसर इज थर्ड। आपको क्या करना चाहिए, स्ट्रक्चर बना के देखना चाहिए। देखो ये ऐसे स्ट्रक्चर बन रहा है थर्ड वाला, मैं थर्ड वाला बना के दिखा रहा हूँ। थर्ड वाले में ये ऐसे है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे H और Y लगा है, ये NO2 लगा है। NO2 को अगर आप ऐसे दिखाओगे, देखो हो क्या रहा है भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ऐसे जाएगा, और ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ ऐसे आएगा। अब प्लस के चार्ज तो इधर तो ये है नहीं ना रेजोनेंस में, और इधर रेजोनेंस में नहीं है, तो ये -M से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, तो ओनली -I से इलेक्ट्रॉन खींचता है, इसलिए थर्ड मोस्ट स्टेबल हो गया, आंसर थर्ड। ये आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं ये नीट 2018 क्वेश्चन है, और नीट 2018 में मेजर टेस्ट में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, और उस टाइम ये एज इट इज नीट एग्जाम में आया था। उस टाइम भी मैं यूट्यूब पे वीडियो सॉल्यूशन अपलोड करता था, आप चेक करना बी वाइज क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जाके। मेजर टेस्ट नहीं है, GOC1 के टेस्ट का ही क्वेश्चन है, ये एज इट इज हमारे टेस्ट से नीट एग्जाम में आया था। 2018 में भी आते थे, अभी भी आते हैं, अभी तो बिल्कुल मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एज इट इज आते हैं। बस क्या बात है भाई, टेस्ट सीरीज अच्छे से फॉलो करें, और उसमें जो बातें मैं आपको सिखाता हूं उनको एक को भी मिस ना करें। ठीक, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ हम बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एनायन, और कंजुगेट एनायन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कंजुगेट एनायन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी -M-I के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, +M+H+I आ जाता है, तो ये डिस्टेबलाइज करेंगे। ठीक, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएंगे। अब देखो यहाँ पे सब जगह फिनोल है, फिनोक्साइड आयनाइन बनेगा, रेजोनेंस होगा। यहाँ पे ओनली बेंजीन का रेजोनेंस, यहाँ पे बेंजीन के साथ साथ NO2 लगा मेटा पे -M नहीं होता, ओनली -I लगेगा। ये OH लोन पेयर कंटेनिंग है, बट मेटा पे रेजोनेंस नहीं होता, तो ओनली -I लगेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा, फर्स्ट सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, उससे कम थर्ड, और फर्स्ट वाला सबसे कम स्टेबल होगा, इसलिए यही इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, आंसर इज 2, आंसर इज 2। ये भी आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कर सकते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20, द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। देखो भाई इनमें कार्बन आयन क्या है, ये है CH3- और ये है आपका बेंजाइल आयन, ऐसे है ना, और ये है आपका CH3 CH3-, और ये है आपका CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये PQRS। सबसे पहले देखो रेजोनेंस, यहाँ रेजोनेंस है, यहाँ भी रेजोनेंस है। ज्यादा रेजोनेंस कहाँ है, फिनाइल वाले केस में है। ठीक, तो फिनाइल वाले केस में सबसे ज्यादा रेजोनेंस है, Q वाला ज्यादा स्टेबल और S वाला कम स्टेबल। अब इन दोनों में भाई इधर +I लगा, इधर +I लगा, तो +I तो क्या करेगा आयन की स्टेबिलिटी को
कम करेगा तो P वाला R से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। Q सबसे ज्यादा, S उससे कम, P उससे कम, R उससे कम। आंसर इज 2। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का इजी क्वेश्चन था, आराम से उम्मीद है सबने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव पिरामिडल शेप। देखो भाई यहाँ पे ये एनायन है, इसका तो पिरामिडल होगा ही होगा, इसके अलावा ये NH3 है, इसका भी पिरामिडल होगा, ठीक। और ये आपका NH2 है, यहाँ पे ये H, ये इथाइल, ठीक, ये भी आपका पिरामिडल। ये तीनों तो हो गए पिरामिडल। उसने पूछा है कौन नहीं है, तो पक्का आपका फोर्थ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या कर रखा उसने, ये एक H, ये मिथाइल, ये कार्बोकैटायन है, ये ट्राइगोनल प्लेनर है। कोई डाउट नहीं है ना भाई, इसमें आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। तो आंसर इज 4, आंसर 4, और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का इजी क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट आएगा इसके बाद 22। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन इज मोर स्टेबल देन ब्यूटेन। ब्यूटेन में क्या है, ये देखो, ये आपका ब्यूटेन है और यहाँ पे 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन है, ये आपका 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन है, ठीक। अब एल्कीन, जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन हम देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच करते हैं ना, नंबर ऑफ अल्फा एच ये करते हैं ना हम लोग। और अगर अल्फा एच सेम हो जाए तो अनसिमेट्रिक एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है, और अगर दोनों सिमेट्रिक एल्कीन हो तो उसमें सिस की बजाय ट्रांस ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक। ये आपको मैंने पूरा अच्छे से पढ़ा रखा नोट्स में, है ना। यहाँ देखो ये 12 अल्फा एच और ये 6 अल्फा एच, तो जिसमें ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, कोई डाउट है ही नहीं। तो पहला तो सही है, मोर स्टेबल है। नेक्स्ट रीजन 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कैन बी रिटन फॉर 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन व्हाइल बट ब्यूटेन के 12, उल्टा लिख दिया उसने। तो इसके तो 12 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके 6 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे, और उसने उल्टा करके लिख रखा है। तो असर्शन तो करेक्ट है बट रीजन फॉल्स है, आंसर 3 है। ध्यान से करना भाई, उल्टा करके लिख दिया उसने, है ना। ये आपका आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोगों ने कर भी लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मोस्ट स्टेबल रेडिकल इज। देखो यहां पे ये रेजोनेंस करेगा, इसमें रेजोनेंस है नहीं, यहां पे सिर्फ एक अल्फा एच है, और यहां पे भी ये रेजोनेंस करेगा, और यहां पे तो ये भाई sp कार्बन फ्री रेडिकल है, इसकी स्टेबिलिटी तो बहुत कम हो जाएगी। तो इन चारों में अगर बात करें, यहां रेजोनेंस, ठीक। अब उसमें रेजोनेंस के साथ साथ यहाँ पे 3 और 2 5 अल्फा एच भी है, 5 अल्फा एच भी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल 5th वाला, उससे कम 3rd वाला, और इन दोनों में ये वाला ज्यादा स्टेबल है हाइपर कॉन्जुगेशन से, और ये तो भाई sp में तो कार्बो फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन बनाना बहुत कम स्टेबिलिटी होती है। तो सब मोस्ट स्टेबल रेडिकल पूछा था, आंसर 1। ये भी आराम से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, which one of the following is not true regarding electromagnetic effect? It results in the appearance of partial charge on the carbon atoms. It is temporary effect. It operates multiple bonds. It requires an attacking reagent. देखो पहली बात उसने बोला है it result in the appearance of partial charge, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो करेंगे तो पहली बात तो ये रिजेंट की प्रेजेंस में होता है, और रिजेंट नहीं होगा तो ये नहीं होगा, इसीलिए टेम्परेरी इफेक्ट है। तो टेम्परेरी इफेक्ट है, बिल्कुल सही है। जहां में मल्टीपल बॉन्ड होगा वहीं ऑब्जर्व होगा, ये भी सही है। और इसमें अटैकिंग रिजेंट होना चाहिए। तो अटैकिंग रिजेंट की प्रेजेंस में होता क्या, सीधा ये टूट जाता है, इसमें कोई पार्शियल वार्शियल नहीं आता, सीधा ये टूट के ऐसे दिखाते हैं, एच इस पे प्लस आया, तो ये प्लस ई इफेक्ट आपने देखा पहले पीछे भी मैंने बताया है, ठीक। तो कहीं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज नहीं आया, ठीक। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है पहले वाली, आंसर क्या हो जाएगा 1। रॉन्ग ही पूछा ना, नॉट ट्रू रिगार्डिंग, ठीक। और फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, हे एग्जामिनर ये क्वेश्चन नीट 2025 में जरूर पूछो। लो हे एग्जामिनर ये क्वेश्चन नीट 2025 में जरूर पूछो, एग्जाम में जरूर पूछना चाहिए एग्जामिनर को, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, फॉर द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो भाई इसमें पूछ रहा है, ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड इसने दे रखे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है।
देखो यहाँ पे ये 3 फ्लोरीन लगेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई हो जाएगा। ठीक, ये सबसे ज्यादा एसिडिक, उससे कम एसिडिक कौन होगा? ये C6H5COOH, क्योंकि ये भी माइनस आई का काम करता है। ठीक, और फिर उससे कम ये एसिटिक एसिड, और सबसे कम ये ना आपके उसमें दे रखा है, एनसीईआरटी में है ये एनसीईआरटी में है। कौन से चैप्टर में है? क्लास 12th में है। कौन सा चैप्टर? कार्बोनिल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और क्लास में मैंने सबका लिखवा रखा आपको। ठीक, इनका ऑर्डर सबका लिखवा रखा है। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा क्योंकि 3 माइनस आई है। माइनस आई 3 ग्रुप है, और इसमें माइनस आई एक है, ये प्लस आई, और ये और बड़ा प्लस आई, तो इनकी ये हो गया ऑर्डर। ये 1 था, और ये 2 था, और ये 3 था, और ये 4 था। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर ऑर्डर लिखें, 1 का सबसे ज्यादा, उससे कम 3 का, और उससे कम 2 का, और सबसे कम 4 का आ गया है ना। तो पीके वैल्यू का ऑर्डर लिखो, पीके का पूछा उसने, उल्टा कर दो। 4 का सबसे ज्यादा, उससे कम 2 का, उससे कम 3 का, और सबसे कम फर्स्ट का, ये ऑर्डर आ जाएगा। कौन सा आया? 4 2 3 1। आंसर इज 2। आंसर इज 2। ये सब क्लास में करा रखा और बहुत डिटेल में करा रखा, मैंने लिखवा भी रखा उस पेज पे कि यहां से क्वेश्चन नीट 2025 में पक्का आने वाला है। ठीक, आपने पढ़ा भी होगा। तो आंसर 2 आ जाएगा। ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था आपका। और अगर इस क्वेश्चन की बात करें, हे एग्जामिनर, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछो, जरूर पूछो। ठीक, नीट 2025 में पूछो, है ना। और साथ में यहाँ पे ये भी लिख लेना, फॉर्मिक एसिड जो होता है वो बेंजोइक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक होता है। याद होगा आपको, लिखवा था मैंने। और एसिटिक एसिड इन दोनों से पीछे रहता है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जरूर याद रखना, यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। बाकी सार आपने नोट से रिवाइज कर दो, क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह नहीं कि मैं पूरा नोट्स पढ़ा दूं, आधा घंटा लग जाएगा एक क्वेश्चन में। ठीक, एनसीईआरटी में करवा रखा है, कृष्णा बैच में भी है, रैंक बूस्टर कोर्स में भी है, रैंकर बैच में भी, वहां से कर लो। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ? भाई देखो, वही बात है, ये माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, एक एक ग्रुप लगा है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो यही हो जाएगा जहां पे फ्लोरीन लगा, उससे वीक क्लोरीन वाला हो जाएगा, क्योंकि इनका डिस्टेंस सेम है, नंबर सेम है, तो सीधा पावर से कर रहे हैं, है ना। ये आ जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। एसिडिक का ही पूछा ना, कहीं पीके ना पूछ लिया हो। रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ, पहला ही आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर पहला, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी। ठीक, ये हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। इसमें देखो COOH है हर जगह, COOH। तो अब COOH के अलावा ये ग्रुप लगा, ये ग्रुप तो यहाँ पे प्लस आई है। अब इस ग्रुप में यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, ये माइनस आई का काम करेगा। इसमें भी ऑक्सीजन, ये माइनस आई का काम करेगा। लेकिन इसमें डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया तो माइनस आई पावर कम होगी, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। सेकंड वाला ज्यादा एसिडिक, फर्स्ट वाला थोड़ा, थर्ड वाला थोड़ा सा कम, और फर्स्ट वाला प्लस आई तो क्या करेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। तो कौन सा आंसर आएगा? सेकंड, थर्ड, वन। आंसर इज सेकंड। ये भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, और ये नीट एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन, नीट में ऑलरेडी आ चुका है। अब दोबारा एग्जामिनर पूछे तो उसकी मर्जी। मैंने तो नोट्स में भी करवाया, मैंने तो आपको क्वेश्चन में भी करवा रखा, क्वेश्चन बैंक में भी है, और टेस्ट में भी आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। अब इसमें देखो, ये भी आपका एनसीईआरटी में है, क्लास 12th, एनसीईआरटी क्लास 12th, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोनिल कंपाउंड वाले चैप्टर में है। ठीक, तो यहां देखो, जहां पे 3 ये लगे, CF3COOH, बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है। और फिर इसके बाद ये CHCl2 है ना, 2 वाला। फिर इसके बाद फॉर्मिक एसिड, और फिर आपका ये आपको देखा है, हाँ, ये फिनाइल नहीं है, ये बेंजाइल ग्रुप है, ये वाला। और एसिटिक एसिड तो इससे पीछे आएगा। ठीक, ये आंसर आ जाएगा। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया। ये भी आपके एनसीईआरटी से है, क्लास नोट्स में भी करवा रखा है, और सब अच्छे से करा रखा, पूरे का पूरा पेज एनसीईआरटी का। ठीक, इसमें कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए। यहाँ तो 3 माइनस आई लगे हैं, 3 माइनस आई ग्रुप, यहाँ पे 2 माइनस आई ग्रुप, यहाँ पे ये आगे होता ही है, और ये माइनस आई ग्रुप का काम करेगा। ठीक, ये आगे आएगा इससे, है ना, ये ध्यान रखना थोड़ा। ठीक, आंसर इज फर्स्ट
फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, लिख लो, नीट 2025 में आ सकता है, नीट 2025 में आ सकता है, नीट 2025 में आ सकता है। आगे बढ़ जाए भाई, 28 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, पीके वैल्यू इंक्रीज इन बेंजोइक एसिड व्हेन एक्स इज बॉन्डेड एट पैरा पोजीशन। देखो अगर हम बोले जो प्लस एम या प्लस आई ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये क्या करेंगे, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएंगे और पीके को बढ़ाएंगे। तो ये पूछ रहा किस में इंक्रीज होगी, ये माइनस एम ग्रुप, ये भी माइनस एम ग्रुप, ये माइनस एम ग्रुप, ये प्लस एम ग्रुप। तो ये क्या करेगा, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा और पीके को बढ़ाएगा। आंसर 4 आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिवीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर रिवीजन। ठीक, नीट 2025 में आ सकता है, कर लेंगे भैया, आ गया तो। और जरूरी नहीं इसी पैटर्न से आए, हो सकता है कि एग्जामिनर ये लिख के दे दे भाई इनमें से एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन डिक्रीज करेगा या के वैल्यू को कौन डिक्रीज करेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटना, के वैल्यू घटना या पी के वैल्यू बढ़ना एक ही बात है। या ऐसा भी कर सकता है 3 प्लस एम ग्रुप दे दिए और एक दे दिया माइनस एम, और ये पूछ लिया इनमें से कौन सा पी के को डिक्रीज करेगा। तो माइनस एम क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, के वैल्यू को बढ़ाएगा, पी के वैल्यू को घटाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं इस पैटर्न से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग। देखो फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि प्लस आई जो है मिथाइल ग्रुप का, वो क्या करेगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है एसिडिक एसिड के केस में, है ना। ये आंसर आ जाएगा। तो प्लस एम इफेक्ट नहीं, प्लस आई नहीं, हाँ प्लस आई एक कारण है ना, और माइनस आई और माइनस एम की तो बात ही नहीं, यहाँ पे आंसर इज थर्ड। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। ठीक है भाई, 30 हो गया। नेक्स्ट इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 31, बेंजाइल अमाइन इज लेस बेसिक देन इथाइल अमाइन, बेंजीन शोज प्लस आई इफेक्ट। देखो ये बेंजाइल अमाइन जो है ना, बेंजाइल अमाइन बोला इसने, बेंजाइल अमाइन इज लेस बेसिक देन इथाइल अमाइन, ये बोला ना, बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों लोकलाइज लोन पेयर है, लोकलाइज लोन पेयर की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, इन दोनों में ज्यादा हो गया वो। अब यहां पे ये तो इसको प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन हम जानते हैं फिनाइल ग्रुप और विनाइल ग्रुप किसका काम करते हैं जनरली, माइनस आई का, तो बेसिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी, कोई डाउट ही नहीं। तो बेंजाइल अमाइन इज लेस बेसिक देन इथाइल अमाइन, ये स्टेटमेंट सही है। बेंजीन शोज प्लस आई इफेक्ट, नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। क्वेश्चन 31 का आंसर 3 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई, कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूट अमाइंस इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस की अगर हम बात करें इन गैसियस मीडियम, इसमें हम लिखते हैं टर्सरी ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी और सबसे कम अमोनिया, कोई डाउट ही नहीं है। और एक्वस मीडियम अगर हमने कर दिया तो हम देखते हैं पहले आर क्या है, आर अगर मिथाइल ग्रुप है तो 2 डिग्री ज्यादा, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री और उससे कम अमोनिया। ठीक, और अगर आर इथाइल ग्रुप है, और अगर आर इथाइल ग्रुप है 2 डिग्री ज्यादा, उससे ज्यादा 3 डिग्री की, 2 डिग्री से कम 3 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री और सबसे कम अमोनिया। मैं कैसे याद रखता हूं, एक गैसियस मीडियम में तो कोई दिक्कत नहीं, टर्सरी सबसे ज्यादा, बेसिक उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी और सबसे कम अमोनिया। अब दिक्कत आती है आपको एक्वस मीडियम में। एक्वस मीडियम में छोटा ग्रुप, छोटा एल्काइल ग्रुप है यानी मिथाइल है, तो छोटा नंबर 213, और बड़ा था एल्काइल ग्रुप है तो बड़ा नंबर 231। ऐसे करते हैं, बोलो कोई डाउट नहीं है ना, कर लेंगे ऐसे। तो ये यहां पे अगर हम बात करें इसका रीजन क्या होता है, इसके रीजन ये 3 फैक्टर है, 3 फैक्टर्स affect acidic strength, basic strength of amines in aqueous medium,
इन एक्वस मीडियम। ये मैंने क्लास में भी लिखवा रखे हैं, एनसीईआरटी में भी है। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा होता है दूसरा आपका आता है सोल्वेशन इफेक्ट, और तीसरा आता है स्टेरिक हिंड्रेंस। ये तीनों फैक्टर का जो रिजल्ट आता है वो ये होता है जो आपके सामने लिखा है। तो अब देखो यहाँ पे कौन है, मिथाइल ग्रुप है ना, तो आंसर कौन सा आएगा मिथाइल ग्रुप के अकॉर्डिंग? 2 डिग्री, 1 डिग्री टर्सरी, आंसर इज 2। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको लिखवाया, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक मिस्टेक और बच्चे कर देते हैं, ये ध्यान रखना। कुछ बच्चे ये सोचते हैं ये जो बेंजाइलमाइन बनता है ना, ये बेंजाइलमाइन ये अमोनिया से कम बेसिक होता है। ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखना। ये बेसिक स्ट्रेंथ जरूर ध्यान रखना, ठीक। ये हमेशा ध्यान रखना है एनसीईआरटी में क्वेश्चन एक्सरसाइज में, और आपके तो क्लास नोट्स में भी रैंकर बैच में मैंने करवा रखा है, ठीक। और आई थिंक आपके एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन इंटेक्स्ट एग्जांपल 13.4 है पुरानी एनसीईआरटी में। नई एनसीईआरटी में 4 चैप्टर घटा दो 8.4 होगा, ऐसा ही कुछ एग्जांपल है, ठीक। अमाइंस का एग्जांपल 4, ठीक, कर लेंगे भाई। ये अच्छा क्वेश्चन है। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजाइलमाइन ज्यादा होती है। अब बच्चे बोलेंगे सर ऐसा क्यों? बिकॉज दिस इज अल्काइलमाइन। अल्काइलमाइन कोई भी होगा, अल्काइलमाइन कोई भी होगा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया से ज्यादा होगी। लेकिन अराइल अमाइंस, अराइल अमाइन यानी जिनमें एरोमेटिक रिंग आ जाएगी, वो पीछे चले जाएंगे। ये ध्यान रखना आप लोग। और ये जो हमने लिखा ना, ये आपका उस पर वैलिड नहीं है। जब फिनाइल रिंग लगी होगी एल्काइल ग्रुप के फॉर्म में, ठीक, अराइल रिंग लगी होगी, तो वहां पे सीधा ये ऑर्डर लगेगा, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी अमोनिया वाला। ये वाला ऑर्डर ओनली आपका किसमें लगेगा? इथाइल और मिथाइल और इथाइल जब लगे होंगे उस केस में, ठीक। इसमें अगर आपको कुछ लिखना है, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, और लिखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो भी आपको नोट करना होता है ना, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, अमंग द फॉलोइंग अमाइंस द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड बेस इज। देखो मैं आपको एक सिंपल बात बता दूं, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा इधर लिख देता हूं, बेसिक स्ट्रेंथ होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक। और बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के, यानी +m +h +i ग्रुप्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी -m -i के। इसमें कोई भी किसी भी टाइप का डाउट आपको नहीं होना चाहिए। फिर बेसिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें यहाँ पे, और क्या सकता है बेसिक स्ट्रेंथ में? अब देखो बेसिक स्ट्रेंथ की अगर आप बात करोगे यहाँ पे, नेक्स्ट आएगा जैसे एरोमेटिक अगर है, अगर कोई एरोमेटिसिटी में है, नाइट, एक सेकेंड लिखेंगे, लोकलाइज्ड लोन पेयर, लोकलाइज्ड लोन पेयर है ना, और फिर रेजोनेंस वाला डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, यानी रेजोनेंस में जो आ जाए, और एरोमेटिक वाला उससे भी पीछे चला जाएगा, है ना, ये ध्यान रखना। फिर भी और नाइट्रोजन दे रखा सब में लोन पेयर, sp3 वाला बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है, और उससे कम होती है नाइट्रोजन sp2 की, और सबसे कम होती है नाइट्रोजन sp की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं देगा, बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीखते हो। इस पेज पे जो मैंने पढ़ा और पीछे जो पढ़ा, उससे हर क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे अमोनिया में लोन पेयर क्या लोकलाइज्ड है, यहाँ पे भी लोकलाइज्ड है, यहाँ पे क्या है रेजोनेंस में है, और यहाँ पे बेंजीन में और ज्यादा रेजोनेंस करेगा। तो सबसे ज्यादा तो फर्स्ट और सेकंड की, फर्स्ट और सेकंड में यहाँ पे +i ग्रुप भी तो लगे हैं दोनों साइड से, तो सेकंड वाले की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी, फर्स्ट से भी ज्यादा हो गई, ठीक। अब इन दोनों में यहाँ पे रेजोनेंस तो सिर्फ यहाँ तक है, ये ऐसे, इसमें तो पूरी रिंग में है, ऐसे पूरी रिंग में चलेगा। तो आप क्या करोगे, थर्ड फोर्थ वाले ही कम हो जाएगी, थर्ड वाले की ज्यादा, क्योंकि ज्यादा डीलोकलाइज हो गया ना, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोस्टेड बेस पूछा था, आंसर 2। ब्रोस्टेड का मतलब होता है जो लोन पेयर डोनर है, आंसर 2 फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक। गुड क्वेश्चन फॉर नीट 2025 ऐसा बोल सकते हैं, ठीक। नीट 2025 में इस पैटर्न एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, ठीक। ये आपकी थियरी भी रिवाइज करा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा मेरे को एक इंट्यूशन होती है भाई, नीट एग्जाम में एक बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो आप नोट कर लो इस बार, इसलिए देखो इतने एफर्ट में लगा रहा हूं बेसिक स्ट्रेंथ पे, ठीक। अब इनमें देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड, ये भी डीलोकलाइज्ड, ये लोकलाइज्ड है, और ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, ठीक। तो सबसे ज्यादा बेसिक तो कौन हो गया, थर्ड वाला हो जाएगा, क्योंकि वो लोकलाइज्ड है।
अब इन तीनों में डिलोकलाइज है, यहाँ पे ये प्लस एम ग्रुप लगा, मिथाइल प्लस एच ग्रुप होता है या प्लस आई होता है, और हैलोजन जब रेजोनेंस में होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करते हैं माइनस आई से। तो प्लस एम प्लस एच बढ़ाएगा तो प्लस एम ज्यादा बढ़ाएगा, तो फर्स्ट वाला ज्यादा बेसिक, सेकंड वाला उससे कम बेसिक, और फोर्थ वाला सबसे कम बेसिक। अब पी के बी वैल्यू का ऑर्डर लिखो, उल्टा हो जाएगा, फोर्थ की सबसे ज्यादा, सेकंड की उससे कम, फर्स्ट की उससे कम, थर्ड की सबसे कम, ये पी के बी का ऑर्डर आ जाएगा। गुड क्वेश्चन फॉर नीट 2025। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कर लेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और मैंने तो बोल दिया एक क्वेश्चन पक्का आएगा इस पैटर्न का, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, आंसर इज 4। ये भी फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप बोल सकते हो, है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 34। सेक्शन ए का सेकंड लास्ट क्वेश्चन था ये। अब सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर मैं पानी वानी पी के 2 मिनट का ब्रेक लेके फिर वीडियो स्टार्ट करूंगा। द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग अमाइंस इज, ये क्या है, एन डाइथाइलमाइन, यानी ये बात कर रहा है सी, देख एक सेकंड, ये इथेनामाइन है और इसके दोनों इथाइल और लगा दिए, दिस इज एन डाइथाइलमाइन 1। नेक्स्ट एन इथाइल इथेनामाइन, ये आपका सेकेंडरी हो गया इसका मतलब, और ये लिख दिया इसने एन मिथाइल मिथेनामाइन CH3 NHCH3, ठीक, और ये लिख दिया इसने सी इथेनामाइन। देखो भाई ज्यादा बेसिक कौन है, सबसे पहले ये क्या बोल रहा है, सबसे ज्यादा बेसिक कौन, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन फॉलोइंग। देखो आपको पता है अगर इथाइल ग्रुप आ जाए, ये स्ट्रॉन्ग प्लस एम है, स्ट्रॉन्ग प्लस आई है, और इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर आता है 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री और फिर अमोनिया। और अगर R इक्वल टू मिथाइल आ जाए तो इसमें आता है 2 डिग्री 1 डिग्री टर्सरी और फिर अमोनिया। तो इनमें मोस्ट बेसिक कौन हो गया, मोस्ट बेसिक हो जाएगा ये वाला, कौन हो जाएगा, मोस्ट बेसिक हो जाएगा सेकंड वाला। आंसर इज 2। फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जरूरी है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एक बार जरूर कर देना, ठीक, समझा। और ये हो जाएगा इथाइलमाइन, मोस्ट बेसिक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, ये ध्यान रखना, डाइथाइलमाइन सॉरी, ठीक। और ऑर्डर इसमें ना फिर पी के भी वैल्यू से करना पड़ेगा, वो हम एनसीईआरटी में देख के कर सकते हैं। वो अगर आप इसका ऑर्डर लिखना चाहते हो, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, तो इसमें एक बार एनसीईआरटी अपने को देखनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट मैं आपको एक्सप्लेन तो कर दूंगा लेकिन गलती होने के चांस है, तो इसलिए बेटर है एक बार अगर आप एनसीईआरटी में डेटा देख लेंगे तो वो डेटा हमारे दिमाग में छप जाएगा और हमारा क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। मैं आपको एनसीईआरटी की टेबल का डेटा दिखा देता हूं। ये आ गई आपकी टेबल, है ना। इस टेबल में देखो एक बार आप, इस टेबल में ये देखो, ये मिथेनामाइन है ना, और ये एन मिथाइल मिथेनामाइन, यानी ये सेकेंडरी अमाइन है मिथाइल ग्रुप का, और ये टर्सरी आ गया इसी का जिसमें मिथाइल लगा है, यानी एन मिथाइल मिथेनामाइन, और ये इथाइल इथेनामाइन है, इथाइल ग्रुप का प्राइमरी, ये इथाइल ग्रुप का सेकेंडरी, और ये है आपका एन डाई इथाइल इथेनामाइन, यानी इसका टर्सरी। अब हमें दिक्कत किस में हो रही थी, सबसे ज्यादा बेसिक हमने ये देख लिया था, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। एक तो ये था अपना, ठीक, अगर मैं वहां पे बताऊं कौन से थे, एक तो ये था एन मिथाइल मिथेनामाइन, और दूसरा था इथेनामाइन, एक एन इथाइल इथेनामाइन था तीसरा, और एक था एन डाइथाइल इथेनामाइन, ये 4 थे। इसकी सबसे ज्यादा नहीं थी, सेकेंडरी वाले की थी, ठीक। सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी थी, इसकी थी, देखो इसकी पी के भी वैल्यू सबसे कम है। फिर इनमें डाउट हो रहा था कि किसका नंबर आना चाहिए, ठीक। अब इनमें अगर हम देखें, जो टर्सरी वाला है, ये वाला जो है, इसकी पी के भी 3.25 है, और एक आपका ये वाला है, इसकी 3.29 है, ठीक। और ये वाला की अगर हम बात करें, कौन सा, एन इथाइल, ये 3.27 है। तो इनमें सबसे आगे तो आ गया आपका डाइथाइल अमाइन, फिर आएगा कौन सा,
टर्सरी वाले की 3.25 और ये ज्यादा हो और भी, तो इनमें आ जाएगा आपका टर्सरी वाला, ठीक, इथाइल वाला टर्सरी, और फिर मिथाइल वाला सेकेंडरी, और फिर उसके भी पीछे चला गया इथाइल वाला प्राइमरी। तो देखो, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि एक बार ऑर्डर देखने में नुकसान नहीं है। आपको इसमें सबसे ज्यादा डाउट आ रहा था, आई थिंक अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक, मैं लिखवा भी देता हूं वहां पे ऑर्डर, अभी मत लिखो इसको, आपको मैं ऑर्डर लिखवा देता हूं। देखो यहां पे लिख लेना ऐसे, कहां गया हमारा, यहां पे, ये देखो मैं ऑर्डर इनको लिख के दिखा देता हूं आपको। सबसे ज्यादा बेसिक होगा आपका कौन, सबसे ज्यादा बेसिक हो गया आपका डाइथाइलमाइन, उससे कम बेसिक होगा आपका ट्राइथाइलमाइन, और उससे बेसिक होगा डाइमिथाइलमाइन, और सबसे कम बेसिक होगा इथाइलमाइन। तो ये ऑर्डर आ जाएगा अगर कभी डाउट हो। वैसे इतना टफ क्वेश्चन पूछेगा नहीं, क्योंकि आपने देखा वैल्यू कितनी पास पास थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको करा दिया टेस्ट सीरीज के थ्रू। अगर ये ऑर्डर लिखना आपको, आप लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद हम सेक्शन बी करेंगे, जल्दी से नोट कर लो। नेक्स्ट है भाई सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। देखो यहां पे फिर वही बात है, रेजोनेंस होना चाहिए। देखो इसमें रेजोनेंस तो है नहीं, ओनली 6 अल्फा एच है, और इसमें क्या है कि रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। अब इसमें क्या है, सिर्फ एक अल्फा एच आएगा, यहाँ पे एक ही अल्फा एच, ये मत काउंट करना क्योंकि ये तो इसकी साइड में लगे ऐसे। इसमें 3 अल्फा एच है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया रेजोनेंस वाला। फिर ज्यादा अल्फा एच किस में है, फर्स्ट वाले में, और फिर उससे कम है फोर्थ वाले में, और सबसे कम है थर्ड वाले में। तो ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 2143 आंसर इज 2। ये आपके फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन, आप आराम से बोल सकते हो इसको। ठीक है भाई, 36 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ये पूछा इसने कि इस माइनस आई इफेक्ट, ये तो बहुत आसान है यार। माइनस आई इफेक्ट नाइट्रोजन का तो कम होगा, है ना, उससे ज्यादा ऑक्सीजन का होगा, और उनसे ज्यादा हेलोजन का होता है। ये होता है कि नहीं होता, कर लोगे? ये नीट का क्वेश्चन है। आंसर इज फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, नो सॉरी, सेकंड आंसर आ जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, आंसर सेकंड है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, द रिएक्शन इंटरमीडिएट प्रोड्यूस्ड बाय होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड। भाई अगर होमोलिटिक क्लीवेज अगर आप कहीं पे करते हैं तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे होमोलिसिस में तो आप जानते ही हो भाई, और फ्री रेडिकल बनते हैं ऐसे, ये देखो ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। आंसर इज 4। बोलो कोई डाउट है? ठीक, कर सकते हैं ऐसे। आंसर इज 4, 38 का आंसर 4, और ये हो जाएगा आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन, ये भी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एटम और ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल कोज। देखो अगर जैसे ये है, यहाँ पे है CH3 CH2 CH2Cl, तो इसमें ये एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे डेल माइनस आएगा, इस पे डेल प्लस आएगा। ठीक, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट किसके कारण है, ये आई इफेक्ट है ना। और यही अगर हम ऐसे कर दें CH3 CH प्लस CH3, ये क्या करेंगे, ये प्लस H इफेक्ट शो करेंगे। ऐसे ही अगर आप ये लिख दो यहाँ पे CH3 CH प्लस CH डबल बॉन्ड CH2, ये इस ग्रुप के कारण प्लस M इफेक्ट लगाएंगे, रेजोनेंस लगाएंगे। तो इनमें कोई बाहर का एटम या ग्रुप लगाया क्या आपने? नहीं लगाया ना। सो इट इज परमानेंट इफेक्ट, जो मॉलिक्यूल में विद इन मॉलिक्यूल किसी एटम या ग्रुप के कारण जो इफेक्ट आ रहा है, दैट इज नोन एज परमानेंट इफेक्ट। तो परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड होगा, तो आंसर इज 2। ठीक, इसमें परमानेंट पोलराइजेशन होता है। जैसे यहाँ पे परमानेंट पोलराइजेशन हो गया, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, ये ऐसे, तो परमानेंट पोलराइजेशन होता है। ठीक, कोई डाउट नहीं है, परमानेंट पोलराइजेशन। फिर इसके बाद 40th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा ये मत सोचना सर ने क्या बोल दिया कि परमानेंट इफेक्ट बता दिए। कहने का मतलब ये है, जैसे इसको समझो आप, ये इंडक्टिव इफेक्ट है, इसने इलेक्ट्रॉन खींचे, तो इस बॉन्ड पे क्या हुआ, डेल माइनस, इस पे डेल प्लस, तो क्या हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट। अब यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा, इस पे प्लस था, तो इसके इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा, इसका प्लस थोड़ा कम होगा, इस पे डेवलप होने लग जाएगा।
ठीक। और जब ये इसको इलेक्ट्रॉन यहां देगा, यहां पे पाई बॉन्ड आ जाएगा ना, ऐसे ऐसे बनाओगे ना आप, ये CH, एक सेकेंड, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, तो अब ये उस पे चला गया, ठीक। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां डिलोकलाइज हो रहा है, तो ये परमानेंट डिलोकलाइजेशन होता है, ठीक। परमानेंट पोलराइजेशन बोल सकते हैं बॉन्ड का। बोलो कोई डाउट है क्या? परमानेंट इफेक्ट के एग्जांपल है ये, ठीक। नेक्स्ट, which of the following effect helps in deciding the stability of isobutylene? isobutylene क्यों स्टेबल है भाई? इसमें क्या होता है, 6 अल्फा H के कारण, 6 अल्फा H का हाइपर कॉन्जुगेशन है, उसके कारण। आंसर इज थर्ड आ जाएगा, थर्ड आंसर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41, which among the following molecule can exhibit tautomerism? देखो, कभी भी यहाँ पे बाइसाइक्लो कंपाउंड है, ये ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं इसको, क्या है ये? ब्रिज हेड कार्बन है या ब्रिजिंग कार्बन बोल दो। ब्रिज हेड कार्बन कभी भी sp2 नहीं हो सकता, यानी ना तो उसमें पाई बॉन्ड आएगा और ना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब ये इधर तो शो कर ही नहीं सकता, और इधर इसके पास अल्फा H नहीं है। अब ये कर सकता है शो, ये ऐसे शो कर देगा, देखो यहाँ पे इसको मतलब ही नहीं ब्रिज हेड कार्बन से, ये OH और यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लिया, क्योंकि यहाँ पे दो अल्फा H थे, तो ओनली थर्ड वाला शो करता है। आंसर इज 1। यह फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन आपका हो गया, कर लेंगे भैया ऐसे। पिछला भी फर्स्ट अटेम्प्ट का ही क्वेश्चन था, ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट का था, इससे पिछला भी फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, ठीक। और ये अच्छा क्वेश्चन लिख देना, ये फर्स्ट अटेम्प्ट का था, ठीक। और ये अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन फॉर एग्जाम, गुड क्वेश्चन फॉर एग्जाम। ऐसे थियरी बेस्ड क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आते हैं, है ना, एनसीईआरटी के डायरेक्ट। नेक्स्ट, 42nd, हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोस्ट यूजफुल फॉर स्टेबलाइजिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन? मिथाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल और नियोपेंटाइल। तो सबसे पहले देखो, मिथाइल पेंटाइल को तो कोई स्टेबलाइज कर ही नहीं पाएगा, ठीक। और इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन है ही नहीं, H इफेक्ट इसमें तो है ही नहीं। और सिमिलरली अगर हम नियोपेंटाइल में बात करें, अच्छा पहले नियोपेंटाइल ही लिख लो आप, नियोपेंटाइल ये होता है, इसमें भी H इफेक्ट नहीं लगेगा क्योंकि इसके पास अल्फा H नहीं है, और मिथाइल केटाइन में भी नहीं लगेगा, इन दोनों में नहीं लगेगा। अब इनमें देखें टर्सरी ब्यूटाइल में, तो इसमें नोनो कार्बन का अल्फा H है, नोनो कार्बन का हाइपर कॉन्जुगेशन है। और यहां पे देखो ये आइसोब्यूटाइल होता है, आइसोपेंटाइल, ये आइसोपेंटाइल है, इसमें 2 अल्फा H है और इसमें 9 अल्फा H है, तो यहां स्टेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक। मोस्ट यूजफुल फॉर स्टेबलाइजिंग, सबसे ज्यादा यूजफुल इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन टर्सरी ब्यूटाइल में। आंसर इज 2। ये भी आपका आराम से फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में आप कर सकते थे, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 42, ठीक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43, असर्शन रीजन, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन मेटानाइट्रोफिनोल। बिल्कुल सही है। देखो, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में अगर हम बात करें, यहां पे ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है और ये मेटानाइट्रोफिनोल है, ये मेटानाइट्रोफिनोल है, तो यहां तो ये किसका काम करेगा? माइनस आई काम करेगा, लेकिन ऑर्थो पोजीशन पे तो माइनस एम का काम करेगा ना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात अगर हम करेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ में ऑर्थो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा ना इससे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर आपने यहां पे पैरा भी लिया होता तो हम क्या करते हैं कि भाई ऑर्थो और पैरा पे ये माइनस एम और माइनस एम का तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता नहीं है, तो ऑर्थो और पैरा पे सेम लगेगा। फिर बच्चे क्या बोलते हैं, सर माइनस एम के बजाय हम माइनस आई से डिसाइड करेंगे, तो इसका माइनस आई ज्यादा लगेगा ऑर्थो पे, इसलिए पैरा से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, बल्कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से तो इसका इजिली नहीं निकल पाता, और ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो है वो पैरा से थोड़ा सा कम एसिडिक हो जाता है। ऑर्थो से एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी? पैरा की ज्यादा हो जाती है, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग in orthonitrophenol. Acidic strength of decrease. बट अगर आप ऑर्डर लिखो एसिडिक स्ट्रेंथ का, मेटा से ज्यादा होगा ऑर्थो हमेशा, है ना। क्यों? क्योंकि ऑर्थो में क्या है, ड्यू टू
-m इफेक्ट इन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। सही है कि नहीं है? कोई डाउट नहीं है ना भाई? तो आंसर क्या जाएगा? पहली स्टेटमेंट सही है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ज्यादा एसिडिक है। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल हैज प्लस आई इफेक्ट, मोर प्लस आई इफेक्ट देन मेटानाइट्रोफिनोल। अरे प्लस आई नहीं, -m होता है। तो असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है। आंसर क्या जाएगा? आंसर इज थर्ड। ये भी फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन आप बोल सकते हो। गुड क्वेश्चन फॉर एग्जाम, गुड क्वेश्चन फॉर रिवीजन भी बोल सकते हो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। क्योंकि ये सब जो मैंने अभी आपको समझाया है, ये आपके अल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर की एनसीईआरटी में गिवन है। इसको लिख भी सकते हो अगर आप लिखना चाहते हो वीडियो पॉज करके। नहीं तो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 44। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन यार, ये तो शायद पहले ये नहीं आया, ओनली उसमें अल्काइल रेडिकल थे। इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी का ऑर्डर। सबसे पहले ये देखो, इसमें देखो ये टर्सरी फ्री रेडिकल है। फिर इसके बाद यहां पे इस फ्री रेडिकल में दो फिनाइल ग्रुप लगे, यानी दो प्लस M। फिर इसमें तीन फिनाइल ग्रुप लगे हैं, यानी तीन प्लस M। ये देखो, ये प्लस M, ये प्लस M, तो ज्यादा स्टेबल हो गए। सबसे ज्यादा ये हो गया 3 वाला, इसमें 9 अल्फा H और इसमें 6 अल्फा H, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। चेक करो कौन सा है पहला, यही तो दे रखा है। आंसर इज 1। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। मेसोमेरिक इफेक्ट इन्वॉल्व्स, मेसोमेरिक इफेक्ट में डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, पहला ही सही हो गया ना। आंसर इज फर्स्ट अटेम्प्ट बोल दो, ठीक। डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट असर्शन रीजन, फिनोल इज मोर एसिडिक देन मेटा मिथॉक्सीफिनोल। देखो ये बोल रहा है जो फिनोल इज मोर एसिडिक देन मेटामिथॉक्सीफिनोल। रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि मेटा पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप करेगा -I काम, और ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो पहली स्टेटमेंट तो होगी रॉन्ग। दूसरा देखो, OCS3 शोज प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई थोड़ा -I दिखा रहा है, ये भी रॉन्ग हो गई। बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, आंसर इज 4। बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, आंसर इज 4। फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, ठीक। ऑर्थो वाले ये मेटा मिथॉक्सीफिनोल की ज्यादा होगी। कई बार एग्जामिनर ये भी कर देता है ऐसे क्वेश्चन में कि फिनोल हैज मोर पीके वैल्यू देन मेटामिथॉक्सीफिनोल, फिर सही हो जाता, पीके वैल्यू उसकी ज्यादा हो जाती, ठीक। लेकिन ये ध्यान देना, असर्शन तो गलत है ही, ये भी गलत है, क्योंकि OCS3 क्या है, कभी प्लस आई इफेक्ट शो नहीं करता, ये ओनली -I इफेक्ट शो करता है, जिसके कारण ये -I इफेक्ट के कारण सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगी। इफ असर्शन रीजन बोथ आर फॉल्स, आंसर 4 आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। फिर ये आ गया कार्बोकेटायन। अब इसमें है ना स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे आपको। देखो ये वाले कार्बोकेटायन में डायरेक्ट फिनाइल जुड़ा, यहाँ 2 फिनाइल जुड़े, यहाँ पे एक भी फिनाइल नहीं जुड़ा, और यहाँ 2 फिनाइल जुड़े। तो ये वाला फर्स्ट वाला और थर्ड वाला ये सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। और थर्ड वाला में अब क्या, नहीं इसमें भी ये तो और पीछे चला गया यार, इसमें तो एक भी अल्फा H नहीं है। चलो मैं बना के दिखाता हूँ आपको। पहला बनेगा ऐसे, पहले बनाने पड़ेंगे आपको। फिनाइल, ये कार्बोकेटायन, ये फिनाइल, ये CH2, यहाँ मिथाइल एक। फिर दूसरा देखो, ये फिनाइल CH2 CH+, ये फिनाइल। तीसरा देखो PH CH, इसी के लगा, उसके कार्बन मिथाइल के नहीं लगा, वो कार्बोकेटायन के नहीं लगा, यहाँ मिथाइल। फिर फोर्थ देखो, यहाँ फिनाइल, इस कार्बन के भी फिनाइल लगा है, और यहाँ पे फिर लगा है एक मिथाइल लगा इस कार्बन के, और ये CH2+। तो इसमें तो ओनली प्लस आई, यहाँ पे कुछ लगा ही नहीं है। देखो अब देखो, यहाँ पे 2 प्लस M हो गए और 2 अल्फा H भी है, यहाँ पे प्लस M है और 2 अल्फा H है, 2 अल्फा H है। इसमें देखो, इसमें ये एक ही अल्फा H है, एक तो उधर से और 3 इधर से, 4 अल्फा H। इसमें 0 अल्फा H है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 2 फिनाइल 2 अल्फा H, इसमें एक फिनाइल 2 अल्फा H, तो 2 फिनाइल वाला 1 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल।
1 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, फिर उससे कम सेकंड वाला, उससे कम थर्ड वाला और उससे कम फोर्थ वाला। ये ऑर्डर आ जाएगा स्टेबिलिटी का। चेक करो कौन सा है, 1 2 3 4। आंसर इज 1। और ऐसे क्वेश्चन को सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में हमें करना चाहिए। ठीक है ना भाई। ये हो गया आपका 47th क्वेश्चन। इसके बाद क्या आएगा 48th क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज। बना के देखो, ये इथोक्साइड आयन है, ठीक, और फिर ये आपका ये पहला, इसमें तो रेजोनेंस है ही नहीं। दूसरा फिनोक्साइड आयन, इसमें रेजोनेंस है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तीसरा टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड, इसमें भी कोई रेजोनेंस नहीं है, यहां भी रेजोनेंस नहीं हो रहा। और चौथा आइसोप्रोपोक्साइड, ये तो बल्कि डिस्टेबलाइज और करेंगे, इसमें भी कोई रेजोनेंस नहीं है। अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे आपसे, सेकंड वाला मोस्ट स्टेबल है क्योंकि इसमें रेजोनेंस है। फिर इनमें देखो, ये सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस आई करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी थर्ड वाले की। आइसोप्रोपाइल का प्लस आई थोड़ा कम होगा, इसकी स्टेबिलिटी थर्ड वाले से ज्यादा, और फर्स्ट वाले की तीन दोनों से ज्यादा, और सेकंड वाले की सबसे ज्यादा ड्यू टू रेजोनेंस। आंसर इज 2, आंसर 2। और ये फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। द स्टेबिलिटी ऑफ, ये ग्रुप दे रखा भाई, इज मोर देन दैट ऑफ, ये दो मिथाइल लगा दिए इसके, देन दैट ऑफ ये मिथाइल CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ड्यू टू, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों ज्यादा होगी, ये 6 अल्फा H है, इसके पास ओनली 2 अल्फा H है, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ज्यादा होगा ड्यू टू मोर हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप। बिल्कुल सही है इसके कारण। आंसर इज थर्ड, आंसर इज थर्ड। ये भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द बेंजाइल कार्बोनियम आयन। इसका हाइब्रिडाइजेशन, अरे कार्बोक्टेन है, sp2 होगा। आंसर 1, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ठीक है भाई। तो ये थे आज आपके GOC 1 के टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, उम्मीद आपको भी अच्छे समझ में आया होगा। और जहां पे मैंने बोला ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, या जो मिस्टेक्स मैं आपको बोल रहा था ये नहीं करनी है, तो वो आपने पॉइंट नोट कर दिए होंगे। अब इनको एग्जाम तक अच्छे से रिवाइज करना है। और एक काम जरूर किया करो भाई, बैच तो आप अच्छे से फॉलो करते ही करते हैं, चाहे रैंकर बैच है, कृष्णा बैच है, या आपका रैंक बूस्टर कोर्स है, लेकिन साथ में टेस्ट सीरीज जरूर किया करो, क्योंकि आपके बैच से भी ज्यादा इफेक्टिव है टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने के बाद जहां मिस्टेक आपसे होता है, जहां पे आपको डाउट आता है, जो क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाते, एटलीस्ट उनका वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखो। हो सके तो पूरा वीडियो सॉल्यूशन देखा करो, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिस्टेक आपको मिले उसको नोट करके रिवाइज किया करो। ठीक है भाई, ऐसे ही लगे रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू।